चलो तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर कह सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लियर है, समझ रहे हो। जनरली हम लोग इसे न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। न्यूरल सिस्टम या फिर तुम लोगों को एक टर्म और देखने को मिलेगी, नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है भाई, कहीं न्यूरल सिस्टम लिखा मिलता है, कहीं नर्वस सिस्टम लिखा मिलता है। ऐसा क्या है, मतलब इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों टर्म्स में। अगर बात की जाए तो ये दोनों टर्म्स हालांकि बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, बट इनके यूज का क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। कैसे कि भाई पहले पुरानी बुक्स में या पुराने नोट्स में टर्म यूज होती थी नर्वस, क्लियर, बट उसके बाद इंग्लिश में नर्वस वर्ड के लिए एक अलग ही मीनिंग ला दिया गया। ठीक है, तो फिर टर्म चेंज की और न्यूरल टर्म यूज करने लग गए। आजकल टर्म करंट में यूज होती है न्यूरल, समझ गए। तो ये न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, क्लियर। स्टार्ट करें तो देखो ये सिस्टम कैसा है, क्यों है। तो देखो भाई हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक अलग से सिस्टम बना हुआ है। मतलब एक अलग से पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस खाने को इंजेस्ट करना, उसे पचाना, एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालना, ये सब कुछ एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज होती है। सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ब्लड की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लियर है। चलने फिरने की बात करें तो मूवमेंट लोकोमोशन सिस्टम है, समझ गए। अगर बात जाए हॉर्मोन्स पे तो एंडोक्राइन सिस्टम है, समझ रहे हो। जो यूरिन बनता है उसे निकालने की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसी तरह इन सब एक्टिविटीज को, ये जितने भी सिस्टम है ना, इन सब एक्टिविटीज को एक रेगुलर मैनर में परफॉर्म करवाने के लिए, एक फिक्स पैटर्न में फंक्शन करवाने के लिए, समझ रहे हो। और हमारी बॉडी में किस पार्ट की डेवलपमेंट कितनी होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये डिसाइड करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। एक अलग से ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा और हमारे हर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा। और वो फंक्शन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे शॉर्ट में न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए। ये है हमारा न्यूरल, समझ गए। अब ये हमारी हर बॉडी एक्टिविटी को, हर बॉडी मूवमेंट को, हर फंक्शन को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो भाई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनते हैं, तो अलग अलग ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हुई है। अब उन ऑर्गन्स को किस तरह फंक्शन करना है ये बताता, तो उन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट भी तो यही बताएगा कैसे होगी, समझ रहे हो। और डेवलपमेंट कब होती है, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो ये बताएगा डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये वो सिस्टम होता है जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले डेवलप होता है। क्लियर है। अबे भाई बाप नहीं आया तो तुम लोग कहां से आ जाओगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले बाप आएगा, फिर बेटा, फिर पोता, इस तरह। तो सबसे पहले ये आया है, इसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट डेवलप्ड सिस्टम इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। लिखो पहले तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप होता है ये वो सिस्टम, फर्स्ट डेवलप्ड सिस्टम इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप होता है वो ये सिस्टम है। क्लियर है, फर्स्टली डेवलप्ड सिस्टम है ये हमारी बॉडी का। चलो अगर देखा जाए भी फर्स्टली डेवलप्ड सिस्टम है और किस तरह से काम करता है, तो देखो ये जो सिस्टम है ये रेगुलेट करेगा हर एक एक्टिविटी को।
अगर हम लोग डिटेल में जाएं, भाई हम लोगों ने अब तक जितने भी पार्ट पढ़े सब में कहा इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से, इसका मेसोडर्म से, इसका एंडोडर्म से, अलग अलग बात की हम लोगों ने, है ना। किस बेसिस पे कि भाई हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है एक जाइगोट, एक सिंगल सेल की फॉर्म में, और डेवलप करता है, वो बनाता है 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। अब सारे पार्ट्स इन 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, समझ रहे हो। तो इसी तरह ये भी एक जर्म लेयर से डेवलप हुआ है। अगर बात करें वो जर्म लेयर कौन सी थी, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा न्यूरल सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। क्लियर है, किस ओरिजिन का है, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन का सिस्टम। क्लियर है, समझ रहे हो, इस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म से है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई अगर पूछा जाए, चलो ये सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, सबसे पहले ये डेवलप हुआ, एक्टोडर्म से डेवलप होता है, चलो ठीक है, मान लिया, ये सारी बातें ठीक है, समझ गए हम लोग। पूछे कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम सबसे पहले किस में आया था, यानी सबसे पहले न्यूरल सिस्टम कौन से ऑर्गेनिज्म में आया था, हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या सबसे पहले आया था, क्या हमारे से नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स में न्यूरल सिस्टम है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, समझते तो वो भी है, काम तो उनकी बॉडी भी करती है, तो उनके अंदर न्यूरल सिस्टम है, ये हम लोग जानते हैं। अगर बात करें फर्स्ट टाइम न्यूरल सिस्टम किसके अंदर डेवलप हुआ था, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन किस ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ, तो वो थे इन सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा फाइलम के जो मेंबर हैं उन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले डेवलप हुआ था न्यूरल सिस्टम। क्लियर है, यानी जिसका एग्जांपल हाइड्रा है, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले न्यूरल सिस्टम देखा गया। हालांकि सबसे पहला न्यूरल सिस्टम था सिलेंट्रेट्स में, तो ये न्यूरल सिस्टम बहुत बेसिक टाइप का था, बहुत ही लोअर लेवल का था, और इसे हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट न्यूरल सिस्टम, सिंपलेस्ट न्यूरल सिस्टम। क्लियर है, अब ये सिंपलेस्ट न्यूरल सिस्टम है, तो देखो भाई न्यूरल सिस्टम बनता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन से। पूछा जाए यहाँ कैसे न्यूरॉन प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ सबसे सिंपल टाइप के न्यूरॉन एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। क्लियर है, ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ एपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ आया, अबे समझ गए। चलो, तो एपोलर न्यूरॉन से बना हुआ सिस्टम है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भाई सिलेंट्राटा, चलो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले न्यूरल सिस्टम आया, तो ठीक है, यानी इसके अंदर सबसे पहले बाकी सारी बॉडी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हुई, कंट्रोल हुई। बाकी सारी बॉडी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इसके अंदर और कौन से सिस्टम डेवलप हो गए थे, तो देखो सिलेंट्राटा वो पहला एनिमल फाइला है, पहला एनिमल फाइलम है, पहला एनिमल ग्रुप है जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, या फिर अगर हम लोग कहें एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल ही लिख लो, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे स्ट्रक्चर सबसे पहले आए थे, ग्रुप है, और इस ग्रुप के मेंबर हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहते हैं हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह इस ग्रुप के मेंबर हैं। इनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे। क्लियर है, पहली बार डेवलप हुए स्ट्रक्चर से, समझ रहे हो, ये है, ये सिलेंट्राटा है। न्यूरल सिस्टम, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले इनके अंदर आई थी, और यहाँ न्यूरॉन्स एपोलर टाइप के हैं। ये हमारे न्यूरल सिस्टम के 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। क्लियर है, यानी सबसे पहले डेवलप्ड सिस्टम है हमारी बॉडी का, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले डेवलप हुआ था। फिर बात करें तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, फिर बात करें तो सबसे पहले सिलेंट्रेट्स में दिखा था, और सिलेंट्रेट्स में सिंपलेस्ट टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट सिंपल टाइप।
जिसमें न्यूरॉन्स एपोलर हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अबे हो गया क्या? चलो अब आगे चलते हैं। ये हुआ। अब कुछ बातें और न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, सिलेंट रेट्स में चलो मान लिया सबसे पहले आ गया, इनके अंदर सबसे सिंपल टाइप का था। फिर हमारे अंदर पहुंचते पहुंचते कैसा हो गया, या हमारे अंदर कैसे पहुंचा, कितनी डेवलपमेंट हुई, बीच में कोई रिकॉग्नाइजेबल डेवलपमेंट स्टेज आया या नहीं आया, ऐसी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेंट रेट्स में सबसे सिंपल था, उसके बाद डेवलपमेंट हुई और एक स्टेज आता है इंसेक्ट्स का। क्लियर है? इंसेक्ट्स में यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के थे जिनके अंदर न्यूरल सिस्टम डेवलप हो चुका था। इतना डेवलप हो गया था कि न्यूरल सिस्टम ने, इन न्यूरॉन्स ने एक रिंग की शेप ले ली थी, जिसे हम लोग कहते हैं इंसेक्ट्स के पास ब्रेन रिंग है, और वो रिंग की शेप का न्यूरॉन्स का गुच्छा इनके ब्रेन की तरह काम करने लग गया। तो इनके पास ब्रेन रिंग है, या फिर हम लोग इसे कहते हैं कि गैंग्लियोन है। गैंग्लियोन है, ये स्ट्रक्चर आ गया था इंसेक्ट्स के पास, आर्थ्रोपोड्स के पास। समझ रहे हो? इस तरह की डेवलपमेंट देखी जाती है भाई। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हुई है जो रिकॉग्नाइजेबल है हम यानी वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स में या वर्टिब्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट कैसी थी भाई? यहाँ इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ हमारा न्यूरल सिस्टम में कि हमारी औकात से ही बाहर हो गया। समझ रहे हो? मतलब यहाँ वर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। क्लियर है? मोस्ट डेवलप्ड यानी मोस्ट एडवांस्ड न्यूरल सिस्टम है, मोस्ट एडवांस्ड न्यूरल सिस्टम। इतना एडवांस है कि अब तक हम ही नहीं समझ पाए हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना एडवांस है, कितना डेवलप्ड है। यानी हमारे ही औकात से बाहर। वर्टिब्रेट्स में हम लोग सबसे हाईयर में आते हैं, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और इतना डेवलप है कि हमारी औकात से बाहर है। हम लोग इसका 10% भी यूज नहीं कर पाते अगर एक्चुअल बात करें तो। ठीक है, आइंस्टीन था जो 10% के लगभग पहुंचा था, हम लोग 10% भी यूज नहीं करते। तो सोचो अगर सारा यूज किया जाए तो कितना क्या कुछ होगा। समझ रहे हो? ये हमारे ब्रेन की, हमारे न्यूरल सिस्टम की कैपेसिटी है। समझ गए? इतना एडवांस है। क्लियर है? चलो, ये है हमारे न्यूरल सिस्टम की कैरेक्टर। समझ आया? यानी किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, ये बात की। ये दोनों पॉइंट नोट करो, इंपॉर्टेंट है। कर लिए? चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे भाई किस चीज की? तो देखो अब हम बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम है, सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होगा। ऑर्गन से मिलकर के बना, ऑर्गन्स की अगर कहें, ऑर्गन्स में भी ये टिश्यू से मिलकर के बना है ना। टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू भी सेल्स से मिलकर के बनता है। क्लियर है? यानी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेल्स जानने हमें कौन से हैं, यानी न्यूरॉन्स किस तरह के सेल हैं, तो हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स के बने हुए ग्रुप की, यानी टिश्यू की। हम लोग उनसे एक स्टेज ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम बनाने वाले टिश्यू को डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। क्लियर है? नर्वस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्लियर है? यहाँ कई तरह के सेल होते हैं, बेसिकली ये 2 टाइप के बताए जाते हैं। क्लियर है? नर्वस टिश्यू न्यूरल सिस्टम की एक यूनिट बनाने के लिए 2 बेसिक टाइप के सेल्स यूज किए जाते हैं। पहला मोस्ट कॉमन जो हम लोग अभी भी बात कर रहे थे जिसके बारे में, न्यूरॉन। क्लियर है? न्यूरॉन फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है नर्वस टिश्यू के अंदर। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ सेल है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल। क्लियर? ये सेकेंड टाइप है। न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल 2 तरह के सेल होते हैं जो नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और इसी टिश्यू से पूरा हमारे न्यूरल सिस्टम के ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। समझ गए? अब स्पेसिफिकेशन देखो। अगर न्यूरॉन की बात करें तो भाई ये ऐसे सेल्स हैं
जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी, आरबीसी की तरह ही इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, यानी इनके अंदर डिवीजन नहीं होता, डिवीजन एब्सेंट है। और डिवीजन क्यों एब्सेंट है? तो भाई ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर डिवीजन एक्सिस बताने वाली सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है। अब हमें कोई बताएगा ही नहीं कि हम यहां से चंडीगढ़ कैसे जाएं, तो हम लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इसे कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई तुझे डिवीजन किस एक्सिस पे करना है, ठीक है, इसलिए डिवाइड ही नहीं करता, काम ही बंद कर दिया और छोड़ रहे, बताता ही नहीं है कोई डिवाइड कैसे करूं, तो होंगे ही नहीं हम डिवाइड, बात खत्म, ऐसा ये बोलते हैं। अब वो एक्सिस बताने वाला कौन है? तो वो सेल का कोई ना कोई पार्ट होगा, सेल ऑर्गेनेली होगी। वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है? तो वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं होता इनके पास, सेंट्रियोल एब्सेंट है, इस वजह से डिवीजन नहीं हो पाता। क्लियर है? समझ गए? जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इनके अंदर डिवीजन प्रेजेंट है क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब एक चीज बताओ मुझे, ऐसा फील नहीं हो रहा क्या कि हम लोग न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बेइज्जती सी कर रही है ना? मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके पास तो दोनों है, और थोड़ा इंसल्ट सी फील हो रही है, भाई बेइज्जती सी लग रही है, देखो मतलब कतई मतलब नाक डबोने वाली बात सी हो रही है यहाँ, तो थोड़ी सी इसको इज्जत देते हैं। कैसे? तो देखो, अभी तो हम लोग कह रहे थे इसके पास क्या नहीं है, अब हम बात करेंगे इसके पास क्या है। देखो इसके पास क्या है, तो ये एक ऐसे सेल है हमारी बॉडी में जो ऐसा कांड करते हैं जो कोई और सेल करने की सोच भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। कैसा कांड करते हैं ये? भाई इलेक्ट्रिकल, बिजली से खेलते हैं, लाइट से खेलते हैं, बिजली से। लाइट मुझे अच्छा नहीं लगता, बिजली अच्छी है। बिजली से खेलते हैं यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं, यानी इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। इंपल्स कंडक्शन प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स की औकात के बाहर की बात है, यानी यहां इंपल्स कंडक्शन नहीं होता। इंपल्स कंडक्शन नहीं होता। हाँ अब थोड़ा लग रहा है उसने 2 मारे, हमने 1 मार के बराबर किया है, बराबर तो नहीं हुए, फिर थोड़ा सा मन को संतुष्टि है। चलो अब नेक्स्ट, भाई अगर बात की जाए तो ये पूरे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेल हैं जिनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं जो किसी के पास नहीं होते। निसेल्स ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जो कि किसी के पास नहीं है, तो लिख लो निसेल ग्रेन्यूल एब्सेंट। निसेल ग्रेन्यूल्स अब किसी के पास नहीं है, तो न्यूरोग्लियल कौन से खेत की मूड़ी है? इसके पास भी नहीं होंगे। चलो निसेल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। अब एक चीज देखो तुम लोग, डिफरेंस तुम्हें फील होगा, उसने 2 मारे, हम लोगों ने भी 2 सिल्टा डाले हैं, मतलब 2 पॉइंट हम लोगों ने कहा न्यूरॉन्स के पास नहीं है, तो वहां 2 वो नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात? बराबर हुई। अब थोड़ा मतलब बेइज्जती नहीं महसूस हो रही न्यूरॉन को, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट है, फिर न्यूरॉन में डिवीजन नहीं क्योंकि सेंट्रियोल नहीं, बट इंपल्स कंडक्शन और निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ डिवीजन है क्योंकि सेंट्रियोल है, बट ना तो इंपल्स कंडक्शन होता है ना निसेल ग्रेन्यूल है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। जबकि बात करें न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, तो ये भाई ये न्यूरॉन्स का सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं, सपोर्टिव सेल, सपोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन्स के सपोर्टिव सेल्स हैं। क्लियर है? न्यूरॉन्स का सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। समझ गए? ये एक बेसिक सा डिफरेंस। नेक्स्ट भाई, कभी कभी तुम लोगों ने किसी पेशेंट के मुंह से या किसी डॉक्टर के बारे में या किसी कैसे भी किसी से सुना हो, जनरली सुनने को मिल जाता है कि भाई इसके तो, या मूवी में, ब्रेन ट्यूमर है। सुना है? ट्यूमर मतलब कैंसर होगी, है ना? अब कैसे होती है कैंसर? मतलब वहां के सेल्स ने अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर दिया। ठीक है? अब हम लोग कहते हैं न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में तो डिवीजन ही नहीं होता, तो ट्यूमर क्या घंटा होगा? तो डिवीजन ही नहीं हो सकता, तो ट्यूमर कहां से होगा? सोचने वाली बात है ना? तो वहां हमें आंसर मिलता है कि ये तो नहीं है, ये फूफा तो बैठा है, ये डिवीजन करता है, जब इसमें डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है ना, तब बनता है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है? तो लिखो, इसके लिए अलग से पॉइंट लिखो, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लियल cells causes brain tumor। न्यूरोग्लियल सेल के अनकंट्रोल डिवीजन से ब्रेन ट्यूमर होता है, और इस कंडीशन को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ग्लायोमा। क्या कहते हैं? ग्लायोमा। क्लियर है? समझ गए? ये है न्यूरोग्लियल सेल्स के अनकंट्रोल डिवीजन से होता है ग्लायोमा। वे समझ गए? चलो लपेट लो इसे, ये दोनों में डिफरेंस है, निपटाओ। हो गया? जल्दी करो। चलो अब आगे बात करते हैं। ये हो गया, तो देखो नेक्स्ट, अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा सेल दिए गए हैं, ग्लायोमा, ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, बाकी सारी बेसिक बातें। ठीक है? चलो, अगर पूछा जाए भाई ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर है, तो कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं? मान लिया सबसे पहले डेवलप हुआ है, तो सबसे पहले कैसे डेवलप होगा ये देखते हैं। ठीक है? चलो इसकी डेवलपमेंट देखते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम की। तो कभी कभार तुम लोगों ने भूले बिसरे से ये डायग्राम तो देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है? इस तरह का डायग्राम जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखा? वह देखा होगा। चलो, तो ये कैसा डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम, और कोर्डेटा यानी वर्टिब्रेटा के एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है। देखो क्या होता है यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर जो हमें आउटर में दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर नोटो, या सॉरी इसे कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड। क्लियर है? समझ गए? और ये जो स्ट्रक्चर है ये है नोटोकॉर्ड। क्लियर? नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड है। तो देखो ये स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होते हैं, इनसे डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जो नर्व कॉर्ड जो स्ट्रक्चर है ये बाई ओरिजिन एक्टोडर्मल है, बाई ओरिजिन एक्टोडर्मल है, और नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है ये बाई ओरिजिन मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है। अब इनकी होती है डेवलपमेंट। ठीक है? नोटोकॉर्ड जो है ये डेवलप होकर के दो पार्ट्स में डेवलप होती है, मतलब दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, और इसी तरह नोटोकॉर्ड भी, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों दो दो पार्ट्स में डेवलप होती है। कैसे? तो नर्व कॉर्ड की डेवलपमेंट से, नर्व कॉर्ड की डेवलपमेंट से बनने वाले दो पार्ट हैं, एक तो हमारा ब्रेन,
और एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? जबकि नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट से बनने वाले पार्ट, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक हमारा क्रेनियम और एक वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है? अब ये इस तरह से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई देखो, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना था हमारे न्यूरल सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है। अबे तो कदो न्यूरल सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनता है ऑर्गन से, और यही दो मेन ऑर्गन है हमारे न्यूरल सिस्टम के, समझ रहे हो? इन्हीं से न्यूरल सिस्टम बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर है, बल्जिंग पार्ट है। क्लियर है? समझ गए? और इसकी एक्सटेंशन से बनता है दूसरा स्ट्रक्चर, ये जिसे तुम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड बनती है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो क्या होता है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, सबसे डेलिकेट, सबसे नाजुक हिस्सा है, समझ गए? तो इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इन पे थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो काम खत्म हो सकता है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके बाहर एक कवरिंग दी जाती है इस तरह से। अब देख लो, ब्रेन को भी इनक्लोज किया गया है ऐसी कवरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, यानी हमारी खोपड़ी, क्रेनियम के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज किया गया है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। समझ गए? इस तरह से इनको इनक्लोज किया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और इस तरह की डेवलपमेंट होती है। समझ रहे हो? क्लियर है? समझ गए? तो ये है भाई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हुई है, इनको इनक्लोज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हुआ है। देख लो, ये खोपड़ी, ये क्रेनियम है, इसके अंदर ब्रेन होता है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर, सॉरी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। समझ गए? तो इस तरह की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है। तो समझ गए? हो गया ये? जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। ये इस तरह से थी डेवलपमेंट, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स की। चलो अब हम वापस आते हैं वहीं, और अब डेवलपमेंट हुई है, ये स्ट्रक्चर बने हैं किससे? भाई इनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन से। फिर न्यूरॉन्स की बात कर लेते, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने न्यूरॉन की कंपैरेटिव जो डिस्कशन था वो किया है, अब पर्टिकुलर न्यूरॉन की बात करेंगे। तो देखो पॉइंट बनाओ, न्यूरॉन, न्यूरॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। क्लियर है? इसे नर्व फाइबर भी कहा जाता है, और इसे नर्व सेल भी कहा जाता है, इसी के नाम पे। ठीक है, समझ गए? ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो जैसा हम लोग अभी अभी कह चुके हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है किसकी? न्यूरल सिस्टम की, न्यूरल सिस्टम की। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा कि भाई न्यूरॉन्स जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबसे लंबे सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल्स हैं ये। समझ रहे हो? चलो सबसे लंबे हैं,
नेक्स्ट पॉइंट भाई, अगर बात की जाए तो जैसे आरबीसी की डेवलपमेंट अरिथ्रोब्लास्ट से होती है, जैसे मसल्स की डेवलपमेंट मायोब्लास्ट से होती है, उसी तरह इनकी डेवलपमेंट न्यूरोब्लास्ट सेल से होती है। एक तरह के सेल होते हैं बॉडी में, न्यूरोब्लास्ट बोला जाता है जिन्हें। अब बायोलॉजी में जहां भी ब्लास्ट टर्म दिखे उसका मतलब फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेशन करने वाला। इससे फॉर्मेशन होता है न्यूरॉन्स का। क्लियर है? इससे बनते हैं न्यूरॉन्स। समझ गए? अब डिफरेंस क्या है न्यूरोब्लास्ट और न्यूरॉन्स में? तो देखो न्यूरोब्लास्ट और न्यूरॉन्स के बेसिक डिफरेंसेस क्या है। न्यूरोब्लास्ट जो है ये ऐसे सेल हैं जिनसे न्यूरॉन डेवलप हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर डिवीजन प्रेजेंट है। इनके अंदर तो डिवीजन है, और डिवीजन होने के लिए इनके पास सेंट्रियोल है। क्लियर है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है। जबकि न्यूरॉन्स ऐसे सेल हैं जिनके अंदर ना तो डिवीजन होता, क्लियर है, डिवीजन भी एब्सेंट है, और ना इनके अंदर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भी एब्सेंट है। अब ऐसा कैसे हुआ कि जो सेल डिवाइड कर रहे थे उन्होंने फर्दर डिवीजन ही नहीं किया, है ना? न्यूरोब्लास्ट से न्यूरॉन बने और न्यूरोब्लास्ट डिवाइड कर रहे थे, न्यूरॉन्स ने फर्दर कोई डिवीजन नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये मतलब गड़बड़ कैसे हुई, ये धोखाधड़ी कैसे हुई? सोचने वाली बात है। तो देखो ये गड़बड़ कैसे हुई है। तो देखो अगर अपन बात करें तो न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरोब्लास्ट से बने हम लोग जानते हैं। तो न्यूरोब्लास्ट सेल्स ने सेल साइकिल में एंटर किया। भाई सेल के डिवाइड होने की जो प्रोसेस है ना उसे सेल साइकिल कहा जाता है। इन्होंने सेल साइकिल में एंटर किया, डिवीजन किया, न्यूरॉन बनाया, और न्यूरॉन फर्दर सेल साइकिल में एंटर नहीं करता, न्यूरॉन सेल साइकिल से निकल जाता है। और जो सेल साइकिल से निकल जाते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते, वो जाते हैं एक रेस्टिंग स्टेज, एक क्यूसेंट स्टेज, जिसे जी नोट बोला जाता है। ठीक है, चलो। तो इनका जो डिवीजन का प्रोसेस है, यानी इनकी जो ग्रोथ है, जो इंटरफेज होता है, सेल साइकिल में एक फेज आता है जिसमें हम लोग कहते हैं ग्रोथ हो रही है। तो देखो इस तरह से बनती है सेल साइकिल। ठीक है, और सेल साइकिल को हम लोग इस तरह से दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो बड़ा पोर्शन है ये है इंटरफेज, क्लियर है? ये पोर्शन है ये है एम फेज। एम फेज कुछ भी हो सकता है, एम का मतलब माइटोटिक डिवीजन भी हो सकता है और मियोटिक डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। अब बात करें इंटरफेज। इंटरफेज है ग्रोथ फेज और एम फेज है डिवीजन का फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज फिर फर्दर 3 फेजेस में बटा हुआ है, G1, S, G2, और उसके बाद M शुरू होता है। समझ गए? अब क्या करते हैं, कोई भी सेल यहां से स्टार्ट करे और ये पूरी सेल साइकिल का चक्कर काट के आएगा और यहाँ आएगा तो 2 हो जाएंगे, वो सेल डिवाइड कर जाएगा, है ना? समझ गए? अब अगर फर्दर ये सेल ये जो डिवीजन करके, मतलब न्यूरोब्लास्ट था, ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स बनते ही वापस सेल साइकिल में एंटर करते हैं। ठीक है, वापस क्या करते हैं, सेल साइकिल में एंटर करते हैं, कुछ देर के लिए ग्रोथ करेंगे। ठीक है, कुछ ग्रोथ करेंगे और उसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि भाई हमें डिवाइड नहीं करना, तो ये एक ऐसे क्यूसेंट स्टेज के अंदर निकल जाते हैं जिसे कहा जाता है जी नोट। समझ गए? क्लियर है? जी नोट स्टेज के अंदर चले जाते हैं जहां फर्दर डिवीजन नहीं होता, यानी ये अब सेल साइकिल से निकल चुके हैं। समझ गए? इनका जो इंटरफेज है वो जी नोट में जाकर के रुक गया। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन्स का जो इंटरफेज है वो जी नोट फेज में अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, एक ही जगह रुक गया है। ठीक है, तो लिखो इंटरफेज अरेस्टेड इन जी नोट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के जी नोट फेज के अंदर इसका इंटरफेज अरेस्ट हो जाता है। यानी अगर हम लोग बताएं तो ये सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो फिर इनके अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की कैपेसिटी, या फिर हम लोग गए रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब ये नहीं न्यूरॉन टूट गया, कट गया, आधा हो गया
और फिर बाकी पार्ट दोबारा डेवलप हो रहा है, उसमें रीजनरेट हो रहा है। ऐसी रीजनरेशन नहीं होगी। यहाँ रीजनरेशन का एक पर्टिकुलर टाइप होता है रिपेरेटिव रीजनरेशन, वो होगी रिपेरेटिव रीजनरेशन, ठीक है। यानी मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होगी, सबसे कम रीजनरेट करेंगे ये सेल्स, समझ रहे हो। तो लिखो मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी, मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनके अंदर, ये है, समझ गए। चलो मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। तो ये न्यूरॉन्स की कुछ बातें थी। अब अगर अपन बात करें फर्दर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करें न्यूरॉन्स के बारे में, तो देखो ये नोट करो पहले, फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो, हो गया। चलो अब बात करते हैं न्यूरॉन से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स की। तो देखो अब क्या बचा है न्यूरॉन में, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं हम लोग और बात करेंगे भाई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी न्यूरॉन के पार्ट्स डिस्कस करने हैं हमें, क्लियर। न्यूरॉन के पार्ट्स डिस्कस करने हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स की। पार्ट्स की बात की जाए तो न्यूरॉन में दो पार्ट्स होते हैं, क्लियर है। दो पार्ट कौन कौन से, एक जिसे कहा जाता है साइटोन, या फिर इसके लिए वर्ड यूज होता है पेरिकार्योन, या फिर इसके लिए वर्ड यूज होता है सोमा, या फिर इसके लिए वर्ड यूज होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर होता है साइटोन, पेरिकार्योन, सोमा और सेल बॉडी एक ही पार्ट है, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर के नाम है, रामफली बर्तु है, ये समझ लो, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, सेकंड पार्ट है इस सेल बॉडी से निकलने वाली सेल प्रोसेसेस यानी आउटग्रोथ, सेल प्रोसेसेस इसकी आउटग्रोथ। अब सेल प्रोसेसेस को हम लोग एक टर्म और देते हैं, इसे कहते हैं न्यूरॉन की आउटग्रोथ है तो न्यूराइट्स है, न्यूराइट्स है, क्लियर है। न्यूरॉन की आउटग्रोथ है न्यूराइट्स है। अब न्यूराइट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, यानी दो तरह की प्रोसेसेस डेवलप होती है न्यूरॉन्स से, दो तरह के स्ट्रक्चरल आउटग्रोथ डेवलप होती है न्यूरॉन्स से, समझ गए। अब ये कौन कौन से हैं तो देख लो, दो तरह की सेल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए तो दो तरह की आउटग्रोथ या सेल प्रोसेसेस होती हैं, एक है डेंड्रोन, क्लियर है, और एक है एक्सोन, डेंड्रोन एंड एक्सोन, ठीक है। ये दो न्यूराइट्स हैं, ये दो आउटग्रोथ हैं, ये दो सेल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कंप्लीट करो इसे, निपटाओ, ये हैं पार्ट्स, ठीक है। ये क्या है, पार्ट्स हैं, हो गया, तो हो गया क्या। चलो अपन बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भाई ये न्यूरॉन हमें दिखने में कैसा नजर आता है, इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन में, ठीक है। यानी अगर हम डिस्कस करें, स्टडी करें, तो स्ट्रक्चर काफी क्वेश्चन वेटेज रखता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर काफी क्वेश्चन वेटेज रखता है, काफी क्वेश्चन देता है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से बनाना, देखो
तो देखो ये हमारा न्यूरॉन है, थोड़े से डिटेल्स ऐड करते हैं इसमें। भाई ये इसका मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है, यानी ये इसकी सेल बॉडी, ये इसका साइटोन है, ये इसका पेरिकार्डियन है, ये इसका सोमा है। ठीक है, अब इस सेल बॉडी, साइटोन, पेरिकार्डियन, सोमा में ही होता है न्यूरॉन का न्यूक्लियस। क्लियर है? न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है। और क्या क्या स्ट्रक्चर है तो देखो इसके साथ ऐड है इसकी प्रोसेसेस, यानी आउटग्रोथ। पहली प्रोसेस इस तरह से होगी, सेल बॉडी पे इस तरह से डेवलप होगी पहली प्रोसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूराइट। कौन सा है? डेंड्रोन। ठीक है, इस तरह से ये डेंड्रोन है। ठीक है, ये क्या है? डेंड्रोन है। लेबलाइज करते जाओ। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग कह रहे हैं ये क्या है? ये है सेल बॉडी, यानी साइटोन। ये साइटोन है। चलो नेक्स्ट, अब इसकी जो आउटग्रोथ बताई है हम लोगों ने, ये क्या बताई है? ये है डेंड्रोन। डेंड्रोन क्लियर है? और अब इस आउटग्रोथ की भी जो फर्दर ब्रांचेस होंगी, इस आउटग्रोथ की भी कुछ ब्रांच होती है फिर फर्दर, ऐसा नहीं है कि आउटग्रोथ इतनी, कुछ ब्रांचेस होती हैं इसकी, जैसे इस तरह से निकली होती है, इस तरह की अपीयरेंस होगी यहाँ। ठीक है, इस तरह की। डायग्राम को जितनी डिटेल से बनाओगे उतना ही ज्यादा समझ आता है। ठीक है, ये क्या है? ये डेंड्रोन की ब्रांचेस है, डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्रोन की ब्रांचेस डेंड्राइट्स हैं। क्लियर है? समझ गए? चलो अब भाई हम लोगों ने एक ही आउटग्रोथ बनाई है, दूसरी आउटग्रोथ का है, तो दूसरी आउटग्रोथ ये है। ये क्या है? ये दूसरी आउटग्रोथ है, दूसरा पार्ट है, इसे कहते हैं, ये एक्सोन है यहाँ। ठीक है, ये क्या है? एक्सोन है। और एक्सोन जहां से शुरू होता है ना, यानी साइटोन एंड होता है और एक्सोन शुरू होता है, ये वाला पोर्शन। मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, थोड़ा ध्यान देना। ये वाला जो पोर्शन है जहां डेंड्रोन शुरू और साइटोन एंड हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सोन हिल्लोक। एक्सोन हिल्लोक। क्लियर है? यहां से एक्सोन स्टार्ट होता है और साइटोन एंड होता है। समझ आया? चलो नेक्स्ट अगर अपन कहें तो ये पूरा एक्सोन है, तो एक्सोन की भी कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे ये ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं, ये एक्सोन की है कोलेट्रल ब्रांच। कोलेट्रल ब्रांच है। कोलेट्रल ब्रांच यानी साइड वाले न्यूरॉन से जुड़ी हुई होगी, ऐसी ब्रांच है। ठीक है, अब ये जो है ये भी ब्रांचेस होती हैं। अब इन ब्रांचेस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, इनके लिए एक अलग से टर्म यूज होती है, इन्हें कहा जाता है टीलोडेंड्राइट्स। टीलोडेंड्राइट्स। डेंड्रोन की ब्रांचेस तो डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन की ब्रांचेस टीलोडेंड्राइट्स है, ध्यान देना। ठीक है, और इनका जो एंडिंग पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसे बल्जिंग पार्ट, ऐसे नोब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, ऐसा नोब बना हुआ है। अब ये नोब कहाँ है? ये एक्सोन की एंडिंग पे है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? ये एक्सोन नोब्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये एक्सोन नोब है, ये एक्सोन नोब है। ये एक्सोन नोब है। समझ गए? ये है। अब देखो और क्या होता है भाई, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, बाकी सारी आउटग्रोथ बता दी। सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म तो होगा ही, तो वो साइटोप्लाज्म यहाँ कैसे होता है? हम किस सेल की बात कर रहे हैं? न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म होगा। ये इस तरह बिखरा हुआ है यहाँ। ठीक है, हम कलर दूसरा यूज करते हैं। ये इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
जब तक ये फ्लूइड, ये लिक्विड साइटोन में है, सेल बॉडी में है, तब तक तो इसे न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म यानी न्यूरोप्लाज्म कहा जाएगा। तब तक इसे क्या कहा जाएगा? न्यूरोप्लाज्म। क्लियर है? बट जब ये फ्लूइड एक्सोन के अंदर चला जाता है, अब एक्सोन में प्रेजेंट है ना, तो इसके लिए टर्म अलग हो जाती है भाई। देखना, ध्यान देना इस चीज का। एक्सोन के अंदर जब ये फ्लूइड चला जाता है ना, तो अब इसके लिए अलग टर्म यूज होती है। अब इसे हम लोग कहते हैं, ये क्या है? ये एक्सोप्लाज्म है। ये क्या है? ये एक्सोप्लाज्म है। ये एक्सोप्लाज्म, अब एक्सोप्लाज्म बाहर चला गया। ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। समझ गए? ये एक्सोप्लाज्म है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट भाई, सेल की एक आउटर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये सेल न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा कहा जाता है। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो इसे कहा जाएगा न्यूरीलीमा। क्लियर है? ये न्यूरीलीमा है। समझ गए? न्यूरीलीमा कहां तक होती है? साइटोन तक। आगे भी होती है बट ऐसे नहीं होती। ये जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है ना तुम्हें, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, ये एक्सोन की आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है? ये एक्सोलीमा है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं, ये क्या है? ये एक्सोलीमा है। एक्सोलीमा। क्लियर? समझ गए? तो फिर यहाँ न्यूरीलीमा कहां से लेगी? वो बनाएंगे अपन, देखो ध्यान से, थोड़ा सा रुको। हम लोगों ने कहा कि न्यूरॉन ऐसे सेल हैं जिनके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो किसी और के पास ये नहीं होते, यानी इनके पास मिसेल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। कैसे है? तो ये थोड़ी सी डार्क स्टेन्ड जो बॉडीज है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस तरह, ये जो डार्क स्टेन्ड बॉडी है, ये है निसेल के ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है तो डार्क स्टेन ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, और पूरे साइटोन में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है? ये निसेल ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या है? ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं। निसेल ग्रेन्यूल्स के लिए एक और टर्म यूज होती है, इन्हें कहा जाता है टिग्रोइड बॉडीज। टिग्रोइड बॉडीज कहा जाता है। क्लियर है? तो टिग्रोइड बॉडी है, बॉडीज तो सबके लिए हो जाएगा, तो बॉडी लिखो, टिग्रोइड बॉडी, एक को डिनोट किया ना, टिग्रोइड बॉडी है या फिर निसेल ग्रेन्यूल है, ये। ठीक है, चलो एक यहाँ भी सेल है ना, ये न्यूरॉन एक सेल है, तो इसके अंदर कुछ फाइब्रल एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे। तो वो फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर्स ऐसे बिखरे हुए होंगे पूरे इस न्यूरोप्लाज्म में। क्लियर है? समझ गए? ये फाइबर्स होते हैं यहाँ, ये ज्यादातर यही होंगे, इसी हिस्से में, साइटोन वाले हिस्से में ज्यादा होंगे। इन फाइबर्स को क्या कहा जाता है? ये न्यूरॉन के फाइबर्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स है। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब एक्सोन जो है ना, ये सिंपल नहीं होता, इस पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ न्यूरोग्लियल सेल्स की हेल्प ली जाती है और इसको कवर किया जाता है न्यूरोग्लियल सेल से। इसके ऊपर न्यूरोग्लियल सेल्स की कवरिंग होगी। ठीक रहे हो? समझ रहे हो क्या? इस तरह से इस पर क्या होगा? न्यूरोग्लियल सेल्स की कवरिंग होगी। इस पर इस तरह से न्यूरोग्लियल सेल्स एक कवरिंग बनाएंगे। इस तरह से। अब ये कवरिंग कैसे होगी? एक्चुअल में ये कवरिंग, जैसे ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन ऐसे है, इस पर कवरिंग ऐसे होगी, वह देख लो ऐसे होगी कवरिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग काट के देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन से, तो आधा ही दिखेगा।
आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे, ऐसे ही नजर आएगा बस, समझ रहे हो? क्लियर है? यही नजर आ रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। अब ये सेल्स हैं तो इनके पास न्यूक्लियस भी होंगे, तो इनके न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल्स कौन से हैं, अगर नाम दिया जाए, इनको नोटिफाई किया जाए, तो ये सेल्स हैं स्वान सेल, स्वान सेल्स। क्लियर है? स्वान सेल्स है। नेक्स्ट भी, ये स्वान सेल यहाँ क्यों दिए गए, तो देखो ये न्यूरॉन है, इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स पास होते हैं, इंपल्स पास होते हैं, तो भाई इंपल्स को तो कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्ट हो रहा है तो इंसुलेशन तो चाहिए, क्योंकि बिना इंसुलेशन चार्ज लीक कर सकता है। ये तार है, ये है, इस पे ये काली काली कवरिंग क्या चढ़ाई जाती है, ये इंसुलेशन के लिए तो चढ़ाई जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की कवरिंग है, ताकि चार्ज लीक ना कर जाए। ऐसा यहां भी करेंगे। ये नंगा तार है, नंगा मतलब इस पे कवरिंग नहीं, उगाड़ा, इस पे कवरिंग की गई है, स्वान सेल्स के कपड़े पहनाए गए हैं ताकि लीक ना हो चार्ज। चलो, तो स्वान सेल कैसे रोकते हैं लीकेज को, लीकेज से बचाए, अच्छी नींद दिलाए, कैसे रोकते हैं, तो देखो ये इसके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की एक लेयर सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड की एक लेयर सिक्रीट करते हैं, इस तरह से, समझ गए? फॉस्फोलिपिड की एक लेयर सिक्रीट करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड यहां इंसुलेटर का काम करता है। क्लियर है? ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। ये इस तरह से बना, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है जो स्वान सेल्स ने सिक्रीट की है। क्लियर है? चलो, अब ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर जो स्वान सेल्स ने सिक्रीट की है, क्या कर रही है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी तो हम लोग इस लेयर को एक नाम देते हैं। स्वान सेल्स ने जो लेयर सिक्रीट की है, इसका नाम है, इसे कहा जाता है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। क्लियर है? माइलिन शीथ कहा जाता है इसे, समझ रहे हो? और माइलिन शीथ जो है ना, ये किस चीज की बनी हुई है, ये एक फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन की, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन की बनी हुई है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, इसकी बनी हुई है माइलिन शीथ। समझ गए? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस फॉस्फोलिपिड की या किस एलिमेंट की बनी हुई है माइलिन शीथ, तो स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है माइलिन शीथ। अब देखो, जहां ये सेल आपस में जुड़ते हैं उस जगह माइलिन शीथ नहीं है, सेल तो है, स्वान सेल्स तो कंटिन्यूअस हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, बट यहाँ माइलिन शीथ नहीं है ना, तो इस जगह को, इस पार्ट को जहां माइलिन शीथ नहीं होती, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, हिंदी में रणवीर की गांठ, ठंडेरी वाला, रणवीर की गांठ, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर वो पार्ट है जहां माइलिन शीथ नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, वो पार्ट नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है, समझ गए? ये है, ये माइलिन शीथ, ठीक है, किसने बनाई, स्वान सेल्स ने। और ये स्वान सेल्स में ये डॉट डॉट से हम लोगों ने क्या बनाए हैं, ये भाई ये न्यूक्लियस है, ये तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, न्यूक्लियस, स्वान सेल्स के न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम किसका है,
ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन का है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन का है। समझ गए? क्लियर हुआ ये? अबे क्लियर हुआ क्या? तो ध्यान देना, मेन पार्ट साइटोन, सोमा, पेरिकार्योन या सेल बॉडी है। इसकी प्रोसेसेस आउटग्रोथ, पहला तो डेंड्रोन, फिर है इसकी आउटग्रोथ एक्सोन। डेंड्रोन छोटे, एक्सोन बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी के सबसे लंबे वाले सेल्स हैं। चलो, अब एक्सोन लंबा है, चार्ज कंडक्ट करेगा, लीक होने के चांसेस हैं, तो इस पे कवरिंग दे दी गई माइलिन शीथ की। किसने बनाई? न्यूरोग्लियल सेल है, स्वान सेल्स, उन्होंने बनाई है। ठीक है, चलो, डेंड्रोन की ब्रांचेस डेंड्राइट्स, एक्सोन की ब्रांचेस टीलोडेंड्राइट, एक कोलेटरल ब्रांच होती है। क्लियर है? ब्रांच एंड होती है नोब लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें कहा जाता है एक्सोन की नोब है, एक्सोन नोब है ये। समझ गए? ये क्या है? एक्सोन की नोब है, एक्सोन नोब है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से निहार लो, पॉइंट्स याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। ये है, ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? चलो, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। आज इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।